हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। समानता क्या होती है? हम लोग समानता का कॉन्सेप्ट बहुत पढ़े हैं, बहुत सुने हैं कि सभी लोग समान हैं, सभी लोग समान हैं। लेकिन वास्तव में राजनीति सिद्धांत में समानता का अर्थ क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समानता, सभी लोग समान हैं। समानता का तात्पर्य क्या है? सबको समान समझा जाए, सबको समान समझा जाए। इस जगत में जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच समानता होनी चाहिए। व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच समानता होनी चाहिए। जब तक समाज में समानता न लाई जाए तब तक हम बंधुत्व की भावना के सिद्धांत को विकसित नहीं कर सकते हैं। यह समानता राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख विषय है, प्रमुख धारणा है। समानता के विषय में विभिन्न विद्वानों के द्वारा विचारों को व्यक्त किया गया है। तो इस तरह से समानता का आशय होता है कि सभी व्यक्ति के स्तरों को समान समझा जाए। लेकिन राजनीति विज्ञान में इस समानता को परिभाषित करना काफी मुश्किल होता है। हम राजनीति विज्ञान में समानता की परिभाषा को स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते हैं। जितने विद्वान हैं उतने तरीके से समानता को उन्होंने परिभाषित किया है। जैसा कि लास्की का कहना है कि राजनीति शास्त्र के समूचे क्षेत्र में किसी अन्य संकल्पना की परिभाषा करना उतना कठिन नहीं है जितना कि समानता की संकल्पना को विकसित करना या परिभाषित करना। यानी कि समानता, लास्की का भी मानना है कि समानता की संकल्पना को परिभाषित करना राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत मुश्किल कार्य है। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो समानता की परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा क्या है? यानी कि समानता क्या है, समानता का अर्थ क्या स्पष्ट किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। पहला कि मर्यादा, योग्यता तथा विशेषाधिकार की उपलब्धि में समानता हो। मर्यादा, योग्यता तथा विशेषाधिकार, विशेषाधिकार में सभी लोग समान हो। जितने भी व्यक्ति हैं समाज में, राज्य में, देश में, सबको समान मर्यादा मिलनी चाहिए। यानी कि सम्मान सबको समान मिलना चाहिए। व्यक्ति होने के नाते सबको सम्मान मिलना चाहिए और सबको योग्यता के अनुसार कार्य और पद प्राप्त होना चाहिए। विशेषाधिकारों का पूर्णतया अभाव है। विशेषाधिकारों का पूर्णतया अभाव हो और वह विशेषाधिकार सबको प्राप्त हो। दूसरा अर्थ है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लगाया गया है कि दूसरों के साथ प्रतिष्ठा, स्तर अथवा विशेषाधिकारों की समानता हो। यानी कि प्रतिष्ठा की समानता हो, अवसर की समानता हो, प्रतिष्ठा की समानता हो, अवसर की समानता हो और स्तरों की समानता हो। सभी व्यक्तियों के समान स्तर उपलब्ध हो। तीसरी जो परिभाषा इसमें व्यक्त की गई है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, वह है न्यायोचित, सबके साथ न्याय हो। यानी कि सबके साथ न्याय हो, सबके साथ निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार हो, सबको मान सम्मान मिले, सबको उचित अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सभी व्यक्तियों को मर्यादा मिले, योग्यता मिले, विशेषाधिकार मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, सबको समुचित न्याय उपलब्ध हो, सबके साथ निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार किया जाए, सबका इस समाज में, इस राज्य में, पदों में, नौकरियों में उचित अनुपात हो। यानी कि समानुपात होना चाहिए। व्यक्तियों का क्या होना चाहिए? समानुपात होना चाहिए। वही बारकर महोदय का कहना है, बारकर कहते हैं कि बारकर महोदय का कहना है कि अधिकार के रूप में, बारकर महोदय का कहना है कि अधिकार के रूप में मुझे जिन स्थितियों की प्रत्याभूति की गई है
उसी मात्रा में दूसरों को भी उसकी प्रत्याभूति की जाएगी और जो अधिकार दूसरों को दिए जाएं वह मुझे भी प्राप्त हो। यानी कि बारकर कहना है कि अधिकार के रूप में जो स्थितियां मुझे प्रदान की गई है, जिन स्थितियों की मुझको गारंटी प्रदान की गई है, वही स्थितियां दूसरे को भी प्रदान की जाए, वही स्थिति के लिए दूसरे को भी गारंटी प्रदान की जाए और जो अधिकार मुझको मिले हैं वही अधिकार समस्त समाज को प्राप्त हो। ये क्या है? समानता है। यानी कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार हो, सभी लोग स्वतंत्र हों, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। यह क्या है? समानता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समानता का आशय है कि समाज में जितनी भी विषमताएं व्याप्त हैं, जितनी भी असमानताएं व्याप्त हैं, उन असमानताओं को दूर किया जाए और हमें दूर करना भी चाहिए। समाज में जितनी भी आवश्यकताएं, जितनी भी विषमताएं होती हैं, जितनी भी असमानताएं होती हैं, उसको राज्य के द्वारा दूर करने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन एक सत्य यह भी है कि सभी प्रकार की असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता है। हम सभी लोगों को समान स्तर पर नहीं ला सकते हैं, परंतु इन सभी विषमताओं को हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन यथासंभव यह प्रयास होना चाहिए कि जितनी भी असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, उनको दूर किया जाए और दूर करके सभी व्यक्तियों को समान स्तर पर लाया जाए। जे रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, रूसो डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में दो प्रकार की विषमताओं का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि हमारे समाज में दो प्रकार की विषमताएं प्राप्त होती हैं। वह विषमताएं कौन होती हैं? विषमता या असमानता। विषमताएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृतिक विषमता, दूसरा होता है परंपरागत। प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता, दो प्रकार की विषमताएं हमारे समाज में व्याप्त होती हैं। रूसो कहते हैं कि हम प्राकृतिक विषमता को समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन परंपरागत विषमता को समाप्त किया जा सकता है। यह जो प्राकृतिक विषमता होती है वह अटल होती है, अपरिवर्तनीय होती है, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक विषमता क्या है? मनुष्य ने, जैसे कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान बनाया है, प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है। सभी लोग रूप, रंग, वर्ण, बुद्धि, विवेक, बल से समान हैं, केवल उनके रंग अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है। यह प्राकृतिक विषमता क्या है? रूसो के अनुसार, रूसो कहता है कि यह मानना गलत है कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान बनाया है। रूसो कहता है कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान नहीं बनाया है, क्योंकि सब लोग रूप रंग से अलग अलग हैं, कद से अलग अलग हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। किसी में विवेक की अधिक मात्रा है, किसी में विवेक की कम मात्रा है, किसी में बल की अधिक मात्रा है, किसी में बल की मात्रा नहीं है। तो इस तरह से मनुष्य ने सबको प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया है। तो ये प्राकृतिक की विषमता है, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। हम चाहें कि सारे व्यक्तियों को हम गोरा कर दें तो यह असंभव है। इसी तरह से हम चाहें कि सारे व्यक्तियों को काला कर दें तो यह असंभव है। हम सभी लोगों के बौद्धिक स्तरों को समान भी नहीं ला सकते हैं। किसी का बौद्धिक स्तर अधिक होता है, किसी का बौद्धिक स्तर कम होता है। तो ये जो प्राकृतिक विषमताएं होती हैं, इनको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकृति के अंतर्गत सभी लोग अपनी योग्यता, कार्यकुशलता, बुद्धि, बल से प्राप्त करते हैं। तो हम जो लोग अपनी कार्यकुशलता, बल, बुद्धि, योग्यता से प्राप्त करते हैं, उनकी संपत्ति को छीन के जबरदस्ती सब में बांट नहीं सकते हैं। हम सबको समान नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से रूसो कहता है कि प्रकृति में जो विषमताएं व्याप्त होती हैं, विषमताएं व्याप्त होती हैं, उनमें हम समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं। सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, तारे अलग हैं, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, कीट, बच्ची, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, सब लोग अलग अलग हैं। ये लोग समान नहीं हैं। इसलिए इनके स्तर के अनुरूप हम सबके स्तरों को समान नहीं कर सकते हैं।
परंपरागत विषमता। परंपरागत विषमता ऐसी विषमताएं होती हैं जो हमारे समाज में व्याप्त होती हैं और इसको व्यक्ति ने बनाया होता है। यह परंपरागत विषमता धन संपदा के आधार पर तय होती है। धन के आधार पर तय होती है। यह पद के आधार पर तय होती है। प्रतिष्ठा के आधार पर तय होती है। कौन व्यक्ति कितनी प्रतिष्ठित है, कितना उसको पद प्राप्त है, कितना उसके पास धन प्राप्त है, कितना प्रतिष्ठा प्राप्त है, इसको मनुष्य ने स्वयं बनाया है। मनुष्य ने अर्जित करके संपत्ति बनाई है, मकान बनाए हैं, बंगले बनाए हैं, अपनी संपत्ति को अर्जित करके वह समाज में प्रतिष्ठा हासिल किया है। तो यह व्यक्ति ने किया है। यह व्यक्ति यानी कि व्यक्ति तो सारे समान है, चाहे तो सभी लोग समान स्तर पर आ सकते हैं, सभी लोग मेहनत करके समान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ग जो होते हैं वो मेहनत करके ऊपर बढ़ जाते हैं, कुछ वर्ग जो हैं मेहनत नहीं कर पाते हैं, उनमें असक्षमता होती है। असक्षमता होती है या वह दुर्बल वर्ग होता है, वो बहुत अधिक मेहनत नहीं कर पाता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो मेहनत नहीं कर पाता है। तो इसलिए सबको समान स्थिति में लाने के लिए या कुछ वर्गों को समान स्थिति में लाने के लिए विशेष रियायतें मिलनी चाहिए। राज्य के द्वारा इनको विशेष रियायतें मिलनी चाहिए। राज्य क्या करता है, इनको विशेष रियायतें देता है, क्योंकि राज्य का जब उद्भव हुआ तभी से व्यक्ति समान नहीं रहे। कुछ लोग बलशाली, समाज हमारा हमेशा दो वर्ग में बटा रहा, बलशाली वर्ग, दुर्बल वर्ग, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो समाज में विभिन्न वर्ग हैं। इनमें जो असमानता व्याप्त है, इस असमानता को दूर हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी राज्य दूर नहीं कर सकता है। हाँ, यथासंभव उनको समान स्तर पर लाने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आदिवासी जातियों के लिए कुछ विशेष रियायतें उपलब्ध की गई है, क्योंकि इनका समाज में या राजनीति में या नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाया। ये पिछड़े वर्ग थे, यह दुर्बल वर्ग था, यह आर्थिक रूप से कमजोर था, सामाजिक रूप से कमजोर था, नैतिक रूप से कमजोर था, शैक्षणिक रूप से कमजोर था। तो इसलिए राज्य सरकार के द्वारा इनको अवसर उपलब्ध कराया गया, इनको कुछ छूट दिया गया। जैसे कि उम्र में ढील दी गई, आयु में छूट दी गई और उनके फीस में छूट दी गई। उनके लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, ताकि ये पढ़ लिख कर सबको समान स्तर पर आ सकें। ये पढ़ लिख कर और परिश्रम के द्वारा समान स्तर पर आ सकें। तो इस तरह से यह जो समानता है, यह समानता क्या है? अधिकारों तथा अवसर की समानता है। यह समानता अधिकारों एवं अवसर की समानता है। अवसर की समानता है। यह अधिकारों तथा अवसर की समानता है। समानता का आशय यही है कि अधिकारों तथा अवसर की समानता। ये लास्की महोदय कहते हैं कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। समानता क्या है? यह समतल करने की प्रक्रिया, यानी कि सबको एक पटरी पर लाया जाए, एक प्लेटफार्म पर सबको लाया जाए। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय यह है विशेषाधिकारों का अभाव। जो सबको विशेषाधिकार मिले हों, उन विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाए। दूसरा, सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर मिले। तो जो पर्याप्त अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं, विशेषाधिकारों का अभाव होता है, इससे हम समाज में समानता ला सकते हैं। इससे हम समाज में समानता ला सकते हैं और सभी लोगों को समान अवसर प्रदान कर सकते हैं, सभी लोगों को अधिकार प्रदान कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक सबको मौलिक अधिकार दिए गए। यानी कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा ही सबको समान बना दिया गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 यह क्या है? यह समानता की बात करता है। 17, 18, 14 से 18 यह क्या है? समानता की बात करता है। 14 से 18 तक यह समानता की बात करता है, सबको समान अधिकार देने की बात करता है। तो इस तरह से समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को अवसर के लिए समान अवसर, सभी लोगों को अवसर उपलब्ध हों।
सभी लोगों को अवसर उपलब्ध हों और सभी लोगों को अधिकार प्रदान किए जाएं, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान किए जाए, तो इस तरह से हमारे समाज में समानता की स्थापना हो सकती है। परंतु समाज में पूर्ण समानता असंभव है। हम पूर्ण समानता नहीं कर सकते समाज में। पूर्ण समानता, पूर्ण समानता असंभव है। हम सभी लोगों को समान नहीं बना सकते हैं, सभी लोगों को हम डीएम नहीं बना सकते हैं, सभी लोगों को एसपी नहीं बना सकते हैं, चपरासी को हम डीएम नहीं बना सकते हैं और डीएम को चपरासी नहीं बना सकते हैं। और यदि एक चपरासी कहे कि हमें समान अधिकार प्राप्त हैं, मुझे भी डीएम इतना वेतन चाहिए, डीएम इतना वेतन मुझे भी चाहिए, तो यह असंभव है, यह असंभव है। हम सभी लोगों को समान स्तर पर नहीं ला सकते हैं। समानता का आधार क्या होना चाहिए? समानता का आधार क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, कार्य कुशलता होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, श्रेष्ठता होना चाहिए। यह जो है समानता का आधार है। गुण, योग्यता, कार्यकुशलता, भागीदारी और श्रेष्ठता, यह समाज का आधार है। हम समानता इन्हीं आधारों पे, समानता का जो वितरण है हम इन्हीं आधारों पे कर सकते हैं। वह व्यक्ति में कितनी क्वालिटी है, व्यक्ति में क्वालिटी क्या है, उसके अंदर गुण क्या है, वो उसके अंदर गुण क्या है, हम गुणों के आधार पर उसको हम पद दे सकते हैं या धन दे सकते हैं या प्रतिष्ठा दे सकते हैं। उसके व्यक्तित्व के आधार पर हम उसको प्रतिष्ठा दे सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको भी राष्ट्रपिता कहा जाए। हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, जैसे कि पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि जैसे पुरस्कारों से विभिन्न साहित्यकारों को, वहीं सामाजिक सेवकों को, राजनीतिक विभिन्न राजनेताओं को नवाजा जाता है, इनको दिया जाता है। तो वह देने का आधार क्या होता है? उनका गुण होता है, उनकी योग्यता होती है, उनकी कार्यकुशलता होती है, उनकी भागीदारी होती है, उनकी श्रेष्ठता होती है। इसी तरह से हम श्रेष्ठता को ले सकते हैं कि जो सीनियर है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, सीनियर को अधिक पद दिया जाना, उसको सीनियर को अधिक पद दिया जाना चाहिए, अधिक लाभ देना चाहिए। और वहीं कोई जूनियर व्यक्ति है, वह कहे कि हमें जो सीनियर है उसके समान वेतन मिले, उसके समान पद मिले, तो यह भी असंभव है। क्योंकि ये जो सीनियरिटी होती है यह उम्र और अनुभव के आधार पर तय होती है, उम्र और अनुभव के आधार पर तय होती है। वह कितना अनुभवी है, वह अपने अनुभव से लोगों की भलाई कर सकता है, राज्य का हित कर सकता है, नए नए विचार दे सकता है, समाज हित कर सकता है। तो इस तरह से श्रेष्ठता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। इस समाज में भागीदारी होनी चाहिए लोगों की, और उस भागीदारी के अनुसार उनका वितरण किया जाना चाहिए। जैसा कि भागीदारी के अनुसार ही समानता का वितरण किया जाना चाहिए या पद या प्रतिष्ठा का वितरण किया जाना चाहिए। भागीदारी के अनुसार ही पद और योग्यता, पद और प्रतिष्ठा का वितरण किया जाना चाहिए। जैसा कि अरस्तु को हम लोग जानते हैं। अरस्तु यह न्याय की बात करता है, और इसका न्याय जो होता है वितरणात्मक न्याय होता है। वह कहता है कि वह अनुपातिक न्याय की संकल्पना प्रस्तुत करता है। अरस्तु कहता है कि जो न्याय का वितरण होना चाहिए वह लोगों के सामाजिक भागीदारी में होना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी में होना चाहिए कि कौन अधिक देश की सेवा करता है, राज्य की कौन अधिक सेवा करता है। तो जो जितना अधिक सेवा करता है वो वही लाभ का अधिकारी है, पद पाने का अधिकारी है। तो इसी तरह से हम भागीदारी को ले सकते हैं। समाज में कौन ज्यादा हिस्सेदारी निभाता है, समाज का नेतृत्व कौन करता है, राज्य का नेतृत्व कौन करता है। विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं, हम आंदोलनों में देख सकते हैं कि विभिन्न आंदोलन में जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उन्हीं नेतृत्वकर्ता को ही पुरस्कारों से नवाजा जाता है, उन्हीं को लाभ दिया जाता है। तो हम समानता का आधार क्या मान सकते हैं? हम गुण मान सकते हैं, योग्यता मान सकते हैं, कार्यकुशलता मान सकते हैं, भागीदारी मान सकते हैं और श्रेष्ठता मान सकते हैं। तो इसी तरह से योग्यता भी समानता का आधार होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो हाई स्कूल पास हो और जो हायर एजुकेशन हो, यानी कि जो पीएचडी किया हो, सबको एक समान वेतन दिया जाए और एक समान कार्य दिया जाए। इनकी योग्यता क्या है? यह प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, और यह प्रोफेसर बनने के योग्य नहीं है। यह क्या है? यह क्लर्क या
तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बनने के योग्य हैं। हम इनको प्रोफेसर नहीं बना सकते हैं और यह समानता का दावा नहीं कर सकते हैं कि मुझे भी प्रोफेसर बनना है। यह समानता का दावा नहीं कर सकते हैं मुझे भी प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनने के लिए उनके अंदर गुण होनी चाहिए, योग्यता होना चाहिए, तब हम उनको पद दे सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे समाज में जितने भी असक्षम वर्ग होता है, जो दुर्बल वर्ग होता है, जो कि पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनको सरकार के द्वारा कुछ विशेष रियायतें उपलब्ध की जाती हैं और विशेष रियायतों का लाभ उठाकर वह पद और प्रतिष्ठा पा सकते हैं। हम जबरदस्ती उनको समानता की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। एक जो किसान है, जो एक हरवाहा है, उसको जबरदस्ती हम प्रोफेसर नहीं बना सकते हैं, जबरदस्ती हम डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, जबरदस्ती इंजीनियर नहीं बना सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं बना सकते हैं। उनमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें गुण होना चाहिए और योग्यता होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता होना चाहिए। तो समानता का आधार क्या होना चाहिए? व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर उनको पद और लाभ प्रतिष्ठा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से पूर्ण समानता को समाप्त करना असंभव है। यह जब तक समाज रहेगा तब तक असमानता व्याप्त रहेगी। राज्य सरकार के द्वारा उनको प्रत्येक वर्गों के, राज्य के, समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। लोगों को अवसर प्रदान किए जा सकते हैं और जो असक्षम वर्ग हैं उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको कुछ रियायतें दी जा सकती है, उनको कुछ आरक्षण दिए जा सकते हैं। आइए हम चलते हैं समानता के प्रकारों की तरफ। समानता के कितने प्रकार होते हैं? समानता के मुख्यतः 6 प्रकारों का हमने वर्णन किया है। प्राकृतिक समानता, दूसरा कानूनी समानता, और तीसरा सामाजिक समानता, चौथा राजनीतिक समानता, पांचवा आर्थिक समानता और छठवां अंतरराष्ट्रीय समानता। हम आते हैं प्राकृतिक समानता पे। प्राकृतिक समानता, यह प्राकृतिक समानता क्या होती है? जैसे प्रकृति ने सबको समान बनाया है, सबको समान, यानी कि सबको समान का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे सबको हाथ पैर, आंख नाक कान, बौद्धिक क्षमता सबको प्रदान किए हैं। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है, सबको सोचने की शक्ति प्रदान की है, सबको परिश्रम करने की शक्ति प्रदान की है। लेकिन उनमें केवल रूप रंग वर्ण की असमानता है, रूप रंग की असमानता है, कद की असमानता है, गोरे और काले की असमानता है। तो प्रकृति ने सबको समान बनाया है, यानी चाहे व्यक्ति गोरा हो या काला हो, व्यक्तियों का और खून का रंग एक ही है। क्या है? लाल है। खून का रंग एक ही है, लाल है। तो मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो अपनी प्राकृतिक समानता का उपभोग करता था। उसमें न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था, न कोई ऊंच था, न नीच था, अमीर था, न गरीब था। सभी लोग प्रकृति के वातावरण में आनंद पूर्वक रहा करते थे। किसी प्रकार की विषमताएं व्याप्त नहीं थी, जैसा कि रूसो कहता है। लेकिन विषमताएं पैदा कहां से होती हैं? जब संपत्ति रूपी विष ने मानव को डस लिया, वहीं से तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो जाती, वहीं से असमानता उत्पन्न होती है। तो प्रकृति ने सबको समान बनाया है। हम प्राकृतिक तौर पे किसी के विरुद्ध अन्याय नहीं कर सकते हैं, किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जियो और जीने दो का सिद्धांत कार्य करता है कि हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसी तरह से सारे व्यक्ति किसी भी संकट के, बिना किसी आपदा के, बिना किसी बाधा के अपने जीवन का निर्वहन करते रहें और अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें। यह क्या है? प्राकृतिक समानता है। दूसरा है कानूनी समानता। यह जो है कानूनी समानता का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में भी स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। कानूनी समानता, कानूनी समानता को हम देख सकते हैं अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यह सभी नागरिकों को प्राप्त है। हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं, सारे नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। कानूनी रूप से सभी लोग समान हैं। यानी कि कोर्ट जो है न्याय देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है कि अमुक व्यक्ति अमीर है, अमुक व्यक्ति गरीब है। इस आधार पर कोर्ट के द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
जो भी असक्षम वर्ग है सबको सभी न्याय पाने के अधिकारी हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई तबका ऐसा है, कोई वर्ग ऐसा है जो गरीब है, जो कोर्ट में नहीं जा सकता है, कोर्ट की फीस नहीं चुका सकता है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी वकील की भी व्यवस्था की जाती है कि वह अपने मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में प्रस्तुत करे और मुकदमे की सुनवाई कराए। और कोर्ट किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं कर सकता है। सभी लोग समान हैं, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक सभी लोग समान हैं। जो कानून बनाए जाएंगे वह कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किए जाएंगे। यह कानूनी समानता है। तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। विधि का समान संरक्षण, यानी कि न्याय पाने के लिए सभी लोग समान रूप से अधिकारी हैं। सभी लोग कोर्ट में जा सकते हैं, सभी लोग कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की शरण ले सकते हैं, सभी लोग न्याय पा सकते हैं। और यह जो न्याय होगा, कोर्ट साक्ष्यों के अनुरूप न्याय निर्णय देगा, जिसका पालन सभी लोगों को करना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। तो इस तरह से विधि के समक्ष समता, हम विधि के सामने समान, सभी व्यक्ति विधि के सामने समान है। दूसरा है, तीसरा है सामाजिक समानता। हम सामाजिक समानता की बात करते हैं। सामाजिक समानता, यह सामाजिक समानता का उल्लेख हम देखते हैं। सामाजिक समानता, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व हमारे भारत में लोगों को सामाजिक समानता प्राप्त नहीं थी। समाज में विषमता की स्थिति थी। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति पात की भावना उत्पन्न थी। जैसा कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म मूल वंश लिंग जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। धर्म मूल वंश लिंग जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। हम इन आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इन आधारों पर किसी भी सार्वजनिक समागमों के स्थानों पर, जैसे कुओं, नदियों के घाटों पर, तालाब पर, सिनेमा गृहों में, पार्क में, सड़क में, बगीचों में जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। वहीं जाने से रोका नहीं जा सकता है। उनको किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म को रोका नहीं जा सकता है। सभी लोग समान हैं, सभी लोग समान हैं। तो जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। तो धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश के आधार पर विभेद से प्रतिषेध हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रतिस्थापित किया गया है। यह सामाजिक समानता है। हम आज देख सकते हैं कि हमारे समाज में जो विषमताएं थी वह सब दूर हो रही हैं और लोग हर जाति पात का जो भेदभाव है वह मिट रहा है। जो उच्च जात के लोग हैं वह भी निम्न जात के लोगों के घर जाते हैं। अब छुआछूत जैसी प्रथा का अंत हो गया है। जैसा कि अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध कर दिया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 15, 17 और 18 में 15, 16, 17 और 18 में 16 भी है। 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि किसी भी सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए हम इन आधारों पर रोक नहीं सकते हैं। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर नहीं रोक सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। बल्कि जो भी असक्षम वर्ग है, जो भी जैसे कि पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए भी विशेष प्रावधान, विशेष रियायतें दी जा सकती हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान के द्वारा इस सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया गया है। और यही क्या है? सामाजिक समानता है कि सभी लोग, यानी जाति पात का अंतर हो, ऊंच नीच का, जाति पात का अंतर समाप्त हो, ऊंच नीच का अंतर समाप्त हो, छोटे और बड़े का अंतर समाप्त हो, सभी लोग एक साथ एक प्लेटफार्म पर रहें, उनके अंदर किसी प्रकार का जातिगत भावना उत्पन्न न हो। यह क्या है? यही सामाजिक समानता है। राजनीतिक समानता, अब हम आते हैं राजनीतिक समानता पर। यह राजनीतिक समानता क्या है? जिस तरह से समाज में सभी लोग समान हो, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान हो, सभी लोगों को समान रूप से महत्व प्रदान किया जाए, सभी लोगों को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाए, न कि किसी विशेष जाति या विशेष वर्ण या विशेष धर्म से संबंधित होने के नाते उनको महत्व दिया जाए। इसी तरह से राजनीति में भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, राजनीति में सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और किसी भी आधार पे, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पे उनको राजनीतिक भागीदारी करने पर प्रतिबंध न लगाया जाए। सभी वर्गों को, सभी जातियों को समान
राजनीतिक सहभागिता प्राप्त हो, सभी लोग राजनीतिक चुनाव लड़ सकें, सभी लोग मत देने के अधिकारी हों, सभी लोग सरकार की आलोचना करने के अधिकारी हों, सभी लोग राजनीतिक पद पाने के अधिकारी हों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो असक्षम वर्ग था, जिनका राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, उनके लिए कुछ विशेष रियायतें दी गई हैं। जैसे कि संसद में, भारतीय संसद में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, विधानसभाओं में SC ST का आरक्षण और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया, पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़े वर्गों के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसी तरह से नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो यह क्या है? यह असक्षम वर्ग था, यह उतना योग्य नहीं था कि यह प्लेटफार्म पर आ सके। तो प्लेटफार्म पर या भागीदारी या समान स्तर पर लाने के लिए इनको कुछ विशेष छूट दे दिया गया कि तुम भी इस समान स्थिति पर पहुंचो। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से वर्तमान समय में सभी लोग समान है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, मत दे सकते हैं, राजनीतिक पद पा सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं सबको प्राप्त है। आर्थिक समानता, यह जो आर्थिक समानता है, यह लोगों को अवसर प्रदान करना, अधिक से अधिक लोगों को अवसर प्रदान करना, यानी कि आर्थिक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना, अवसर की क्षमता, अवसर की क्षमता सभी व्यक्तियों को प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि अपना जीवन निर्वाह के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, जीविका यापन के लिए सभी व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आर्थिक, जिस तरह से हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वैसे आर्थिक समानता की भी बात करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता यह क्या है? एक दूसरे के पूरक है। जैसा कि लास्की और GTH खोल करते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली है, इसी तरह से आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता भी खोखली है। यानी कि जिसके पास आर्थिक स्थिति है वही राजनीति में हिस्सेदारी कर सकता है। तो इस तरह से सभी लोगों को आर्थिक समानता प्रदान की जानी चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे नौकरियों में, चाहे व्यवसाय में। उद्योग चुनने की सबको आज़ादी होना चाहिए, व्यवसाय चुनने की सबको आज़ादी होना चाहिए, पढ़ने लिखने की आज़ादी होना चाहिए, विभिन्न नौकरियों में प्रवेश करने की आज़ादी होना चाहिए। यानी कि समानता होनी चाहिए, एक तरह से समानता होना चाहिए कि जो अधिकार उच्च वर्ग को, यानी कि जो अधिकार उच्च वर्ग को प्राप्त हो वही अधिकार निम्न वर्ग को भी प्राप्त हो। जो व्यवसाय पर किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं लगाना चाहिए, यह अमुक वर्ग या अमुक जात के लोग ही यह कर सकते हैं, बल्कि व्यवसाय चुनने की भी समानता होनी चाहिए। तो इस तरह से आर्थिक समानता के अंतर्गत हम देखते हैं कि सभी लोगों को व्यवसाय चुनने की छूट प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि व्यवसायों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, सभी लोग अपने मन पसंद के व्यवसाय को चुने। अंतरराष्ट्रीय समानता, हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय समानता। जिस तरह से व्यक्ति और व्यक्ति समान है, उसी तरह से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से समान है। तो जो विश्व के जो समुदाय हैं, विश्व के सभी राष्ट्रों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र समान है, सभी राष्ट्र के अधिकार समान हैं, सभी राष्ट्र की स्वतंत्रताएं समान है, हर राष्ट्र संप्रभु है, और जो राष्ट्र कमजोर हों उन राष्ट्रों को इनको मदद पहुंचानी चाहिए। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसका संचार किया जाना चाहिए। जो दुर्बल राष्ट्र हैं उनको भी दिया जाना चाहिए, और जो समान नहीं है उनको समान स्थिति में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय समानता ऐसी समानता होती है कि जिसमें कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे का सम्मान करता है और वह किसी भी राष्ट्र को कमतर नहीं समझता है। उस राष्ट्र के, यदि वह राष्ट्र आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो उसको आर्थिक मदद करता है, यदि आर्थिक मदद करता है उसको ऊपर आने के लिए, समान स्थिति में लाने के लिए। जिस तरह से समाज में हम कुछ वर्गों को आरक्षण देते हैं, इसी तरह से राष्ट्रीय समुदाय में भी जो बड़े राष्ट्र होते हैं वो अपने छोटे राष्ट्रों को मदद देते हैं ताकि वह भी शक्ति संपन्न बन सके, उनके अंदर भी ज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हो सके। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समानता का अर्थ और समानता के प्रकारों के बारे में वर्णन किया है। यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।